वेलकम टू पीएम पाठशाला गाइड। आज हम लेकर आए हैं यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स एमसीक्यू, जो कि अभी आपको पता ही है कमिंग संडे को ही यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है। तो जो भी बच्चे 22 दिसंबर को पेपर देने जा रहे हैं, एक एक अपडेट्स लेके जाओ। जो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तब तक करते रहो, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन छूट ना जाए। रिवीजन मोड अपना बहुत अच्छा करो। रिवीजन मोड के बाद पीएम पाठशाला इसीलिए लेकर आ रहा है क्वेश्चंस कि आप रिवाइज करते रहो। जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं ना पेपर्स में, उसी के हिसाब से क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर डिज़ाइन किए हैं आपके लिए। तो जो भी बच्चे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। इसकी जो हाईलाइटेड पीडीएफ भी होगी जो आपको मिलेगी, वो आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी। तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चले जाओ, वहीं पे टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन करो, सो दैट आपको अपकमिंग एग्ज़ाम्स की जानकारी, अपडेटेड पीडीएफ्स, एमसीक्यूज़, हाईलाइटेड पीडीएफ फॉर करंट अफेयर्स, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल देयर। ठीक है, तो वो आपको मिलता रहेगा। चलो लेट्स स्टार्ट द थिंग्स। पहला ही क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं अपना। देखो, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, ये आपको फिलासफर और फिलासफी से रिलेटेड दिया हुआ है। ठीक है, लिटिल ट्रिकी क्वेश्चन एज वेल, क्योंकि यहाँ पर हम गलती नहीं कर सकते, बिल्कुल भी गलती का चांस नहीं ले सकते हैं। तो हमें बहुत ध्यान से पता होना चाहिए कि जो फिलासफर रामानुजाचार्य थे या माधवाचार्य थे, निम्बार्का थे, इनकी क्या क्या फिलासफीज़ रही हैं। तो देखो, रामानुजाचार्य जी के बारे में आपने सुना होगा, इनकी विश्व अद्वैत करके इनकी फिलॉसफी है। अब जैसे ही 1 का 4 आया तो देखो आंसर तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन में दे रखा था, एंड दिस इज़ द लास्ट ईयर पेपर ऑफ यूपीपीसीएस ओनली। माधवाचार्य जी प्रपाउंडेड द्वैता, ठीक है, एंड निम्बार्का प्रपाउंडेड द्वैतवाद, वल्लभाचार्य प्रपाउंडेड द फिलॉसफी ऑफ शुद्ध द्वैता। ठीक है, इनके अगर हम युगों की बात करें, या जब भी रामानुजाचार्य जी आए, या आपके, है ना, इन्होंने रामानुजाचार्य आए, माधवाचार्य आए, इनकी फ़िलासफ़ीज़ आई, निकाल के लेकर आएगी। तो इनकी क्या क्या फ़िलासफ़ी बेसिकली आई थी, देखो ये ना बहुत समय पहले, आपको पता ना, मतलब आप समझो फर्स्ट सेंचुरी जिस समय चल रही थी, अगर हम देखा जाए तो, या उस हिसाब से 10वीं शताब्दी कुछ ऐसे कह लो आप, उस समय इनका बहुत ज़्यादा था। इनकी टीचिंग जो थी वो बहुत ज़्यादा, आप देखोगे तो उस मोक्ष पे रिलेटेड थी, लिबरेशन पे रिलेटेड थी, संसार से कैसे रिलीज़ होना है उस पर थी। तो ये ध्यान में रखना है आपको इनकी फ़िलासफ़ीज़ के बारे में। देखो, श्री रामानुजाचार्य के बारे में, रामानुजाचार्य जी के बारे में एक और बात समझ लो कि इनके नाम का आपको पता है स्टैचू भी है। तो स्टैचू पे भी क्वेश्चन आ ही सकता है भाई, क्यों नहीं आएगा, है ना। तो इनका जो स्टैचू है उसका नाम भी आपको पता है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है। ठीक है, तो अगर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी पूछ लें तो वो रामानुजाचार्य जी के लिए ही है। वर्ल्ड पीस एंड भक्ति के बारे में कहते ही थे, इंडियन फिलोसफर थे, सिम्बॉयसिस थे स्पिरिचुअलिटी के, मॉरल प्रैक्टिकली अर्नेस्ट लाइफ के, है ना। तो बहुत ही ज़्यादा समझ लो आप, रामानुजाचार्य जी के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल, है ना। तो इनका जो स्टेटस ऑफ इक्वलिटी अगर पेपर में आ जाएगी, जो स्टेटस ऑफ इक्वलिटी है वो कहाँ स्थित है, तो क्या लिख कर आओगे। जो स्टेटस ऑफ इक्वलिटी है ना, ये टॉलेस्ट आपका सिटिंग स्टैचू है वर्ल्ड में, सेकंड टॉलेस्ट, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो दिस इज़ दी सेकंड टॉलेस्ट सिटिंग स्टैचू इन द वर्ल्ड। इसका डिजिटल आपका उस पर लिखा हुआ है, वैदिक लिटरेचर पे भी लिखा हुआ है, इनका पूरा गैलरी पे भी पूरा मेंशन भी है, और सोशल इक्वलिटी वगैरह पे बहुत ज़्यादा फोकस भी करते थे, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये कैसे कैसे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, कि आपको पता हो कि ये किस तरह से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सेकंड टॉलेस्ट है, आपको ये भी पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन आ जाए है कहाँ पर, तो क्या बताओगे, हैदराबाद में है। ठीक है ना, हैदराबाद में बनाया गया है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, इज़ द स्टैचू ऑफ 11th सेंचुरी। ये कहाँ के थे, सॉरी 11th सेंचुरी के। ये रामानुजाचार्य जी थे, 11th सेंचुरी के इंडियन फिलोसफर थे, और चिन्नाजिरिया ट्रस्ट इन मुचिनेतल रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, उसके आसपास। तभी ये जो सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू जो है वहीं पर बनाया गया है। ठीक है, जो काल रेलवे स्टेशन के पास है, ये कभी जाना हो तो आप ज़रूर विज़िट करिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे फिलोसफर के बारे में जानते हैं, माधवाचार्य जी के बारे में। क्योंकि अगर इनके बारे में पता चल गया ना आपको, तो बहुत इन्फॉर्मेशन आपकी मिल जाएंगी। देखो, इनमें द्वैत वेदांता के बारे में इन्होंने बात करी है, माधवाचार्य जी ने। ठीक है ना, द्वैता के बारे में बात करते थे कि इन्होंने ह्यूमन सोल और अल्टीमेट रियलिटी, ब्रह्म जिसे कहते हैं, उसको बताया था कि दो चीज़ें डिस्टिंक्ट होती हैं।
ठीक है। इन्होंने रियलिज्म, प्लूरलिज्म, अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, इन सब चीज़ों पे बहुत बात करी है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है हमें माधवाचार्य जी के बारे में। अच्छा, निम्बार्का के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्बार्का की क्या फ़िलासफ़ी थी, तो द्वैत अद्वैत इनकी फ़िलासफ़ी रही है निम्बार्का की। इन्हें 12th सेंचुरी में आए थे। निम्बार्का कब आए थे? 12th सेंचुरी में आए थे निम्बार्का। ये सेंचुरी फिलासफर थे, सेंट थे, और इनका डुअलिस्टिक नॉन डुअलिज्म पे बात करते थे। ये रिलेशनशिप बताते थे ब्रह्म और जीव का। नेचर ऑफ गॉड बताते थे कि नेचर ऑफ गॉड दो तरह का होता है, एक सगुण होता है जिसमें क्वालिटी होती है परमात्मा के अंदर, एक निर्गुण होता है जिसमें विदाउट ग्रेड्स होते हैं। तो गॉड इज़, इनका विश्वास था निम्बार्का जी का कि गॉड इज़ द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, गॉड इज़ द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। भगवान है वही पूरा क्रिएटर है वर्ल्ड का, सबके कंट्रोल करते हैं कर्मा एंड ऑल, ठीक है। ये बात बता दोगे आप। फिर इसमें आता है वल्लभाचार्य जी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि वल्लभाचार्य जी की क्या फ़िलासफ़ी रही है। ये भी इंडियन फ़िलासफ़र क्योंकि रहे हैं, ये भी इंडियन सेंट थे, और इन्होंने समझो आप सेकंड सेक्ट बनाया था वैष्णिज़्म के अंदर ही। चंपारण में इनका बॉर्न था, डेथ इनकी आपकी वाराणसी में हुई थी, ठीक है ना। तो जो इन वल्लभाचार्य जी का ना इनकारनेशन माना जाता है, ध्यान रखना, वल्लभाचार्य जी को इनकारनेशन माना जाता है। किसका इनकारनेशन माना जाता है, किसका अवतार माना जाता है? इनकारनेशन ऑफ अग्नि, अग्नि और फायर, फ्रॉम द फेस ऑफ श्री कृष्ण ही निकल कर आए हैं। एंड फायर इज ऑल्सो द देवता, डीटी ऑफ स्पीच, है ना, वाकपति इसको कहते हैं, लॉर्ड ऑफ स्पीच भी कहते हैं इसको। तो इनकी जो टीचिंग्स रही हैं ना, वो हो रही है कि वन बॉडी, वेल्थ, माइंड एंड हार्ट टू दी ब्लेस वर्ड। डिवोशन क्या होना चाहिए? डिवोशन इज़ परफेक्टेड कैसे होता है? जब वंस बॉडी, वेल्थ, माइंड सब एक साथ चलते हैं। तो पुष्टि मार्ग, इन्होंने इस बात पे बहुत बात करी थी। इन्होंने कहा था कि कैसे टीचिंग्स इनकी फिट हो सकती हैं वर्ल्ड वाइड, इन सब पे इन्होंने बहुत बात करी थी, ठीक है। तो चलो जी, अब हम ना सीधा मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका समझ आ गया, इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका आंसर है। चलो जी, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें ना हम बात कर रहे हैं असर्शन रीजनिंग की। असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन पता है क्या कहता है? कहता है जी आपको ना लेबल किया हुआ है असर्शन एंड रीजनिंग में बोला हुआ है जो पाइथोप्लैंक्टन है ना, ये अबेंडेंस में ग्रो होते हैं लिमिटिक जोन में, और लिमिटिक जोन जो है वो ओपन वाटर जोन है। अब ये दोनों ही जो स्टेटमेंट है ना बिल्कुल करेक्ट है। जो पाइथोप्लैंक्टन अगर आपने सुना हो तो वे बिल्कुल ऐसे ही बॉर्न होते हैं ये। अब देखो पाइथोप्लैंक्टन गाइस होते क्या हैं, आपको तो मेन क्वेश्चन ये होना चाहिए ना कि पाइथोप्लैंक्टन होते क्या हैं। पाइथोप्लैंक्टन बेसिकली एक माइक्रोस्कोपिक एल्गे होते हैं, ठीक है। बैलेंस्ड इकोसिस्टम में होते हैं, ये खाना प्रोवाइड करते हैं सी क्रिएचर्स को। और माइक्रो एल्गी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में जैसे क्लोरोफिल होता है ना, वैसे ही सनलाइट वो ग्रो करता है, लाइफ करता है, वैसे ही ना माइक्रोस्कोपिक एल्गी पाइथोप्लैंक्टन वो सी के उस पे कर रहे होते हैं। तो पाइथोप्लैंक्टन बेसिकली हमारे जो है वो फाउंडेशन है एक्वेटिक फूड वेब के, और ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक फीड करते हैं। ये समझ में आ रहा है? एनिमल लाइक जू प्लैंक्टन्स वगैरह को फीड भी करते हैं। पाइथोप्लैंक्टन सिंगल सेल्ड एल्गी और साइनोबैक्टीरिया से बने हुए होते हैं, ठीक है। चलो जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या होता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आई थी लिमिटिक जोन। लिमिटिक जोन का मतलब होता है ओपन वाटर एरिया, जैसे लेक होती है, ठीक है, जैसे आपकी पॉन्ड्स होते हैं, ये जो होते हैं वो लिमिटिक जोन्स होते हैं। मतलब ऐसा इलाका जहाँ पर ना डेप्थ ऑफ द हाई है, अबव द डेप्थ ही जहाँ पे लाइट पेनिट्रेट डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, जहाँ पे लाइट का पेनिट्रेशन, जो लाइट कम घुसती हो जिस जगह से, उसको हम कहते हैं दिस इज़ योर लिमिटिक जोन, ठीक है। चलो मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बात करा जा रहा है कि ना यूपी का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस्टेब्लिश किया गया था 1975 में। तो देखो जी, वो तो वैसे तो ये था कतारनी घाट, ठीक है, यही आपका 75th जो था वो यूपी का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। अच्छा, इसके रिलेटेड थोड़ा और समझते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कितनी हैं, क्या है, उसके रिलेटेड करते हैं। देखो, कटारी घाट ना एक फॉरेस्ट है, इट स्ट्रेटेजिक कनेक्ट करता है बिटवीन टाइगर हैबिटेट्स ऑफ दुधवा, जो हमने कल भी करा था कि लखीमपुर खेड़ी में, एक किशनपुर, ये तो दोनों इंडिया के हैं, ठीक है। इसके अलावा एक नेपाल का भी है नेशनल पार्क, बारदिया नेशनल पार्क। बारदिया नेशनल पार्क को भी ना ये करता है, कनेक्ट करता है ये सारा का सारा। अच्छा, अगर अभी आप देखो क्वेश्चन, देखो ये आ सकता है कि हाउ मैनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर देयर इन द उत्तर प्रदेश। तो आप बताओगे अभी 24 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वहाँ पर, इन द लोकेटेड इन द, आपका संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट नहीं भूलना है, इसके रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट,
संत कबीर नगर जो डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, उसमें बकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो वाटर बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश की, वो 1980 में आई थी। तो ध्यान रखना है, अभी कुल मिला के 24 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें ना पूछा हुआ है गदर पार्टी से रिलेटेड। देखो अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। आपके पास ये चारों ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, चारों ऑप्शन दे रखे हैं। अब आपको ना देखो एक एक चीज़ पता होना चाहिए कि गदर पार्टी का फाउंडेशन कब हुआ। अगर तो देखो पता होगा तो आप ये आंसर को हल करने में 1 मिनट नहीं लगाओगे। गदर पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट डेट आपको याद होनी चाहिए। मैं 1 मिनट ये हटा दूँ। गदर पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट गाइस, एक तो पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन इनिशियली था, बाद में इसको 15 जुलाई 1913 को ठीक है इन द यूनाइटेड स्टेट्स, बट बिफोर अ डिसीजन इसका जो हेडक्वार्टर युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को वाला था, है ना। तो ये ध्यान में रखना है आपने, तो ध्यान रखना। और फाउंडर्स कौन है गदर पार्टी के, वो सोहन सिंह बाखना है, ठीक है। तो हमें डेट्स वगैरह सारी याद रखनी है कि गदर पार्टी इनिशियली द पैसिफिक कोस्ट एसोसिएशन था, बाद में इसको फॉर्म कब किया गया था, 15 जुलाई 1913 में। तो गाइज बिल्कुल भी डेट के मामले में आपने बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ, ठीक है। सोहन सिंह बाखना का नाम भी नहीं भूलना, इनकी एस्टेब्लिशमेंट डेट नहीं भूलोगे आप, राइट। अब आपसे नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है, चिटगोंग। तो याद करो ये चिटगोंग वाली क्या है, मतलब आप समझो ये चीज़ें आपको भूलनी नहीं है बिल्कुल भी। चिटगोंग की अगर आपको अपराइजिंग याद हो तो वो हुई थी 18 अप्रैल 1930 को। ये बेसिकली रेड थी आर्मरी ऑफ पुलिस की, ऑक्सिलरी फोर्सेस फ्रॉम चिटगोंग से रिलेटेड, ठीक है ना। तो याद करो इसमें वुमेन भी इन्वॉल्व्ड थी, वॉल्टियर वुमेन्स थी, 2 थी, एक पटियालता वाधालकर और एक कल्पना दत्ता। तो आ सकता है। तो चिटगोंग आर्मरी जो आपकी रेड थी वो ध्यान रखना बंगाल, आज तो बंगाल प्रेसिडेंसी की तरफ से थी, अब तो वो बांग्लादेश में चला गया। चिटगोंग के देखो उसमें मास्टर सूर्य सेन बहुत उनका नाम आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है चिटगोंग का। अब नेक्स्ट में पूछता है कि जो ना एक कमेटी बिठाई गई थी, क्या बिठाई गई थी, कमेटी बिठाई गई थी इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी। तो इंडियन जो इंडिपेंडेंस कमेटी थी वो आपकी कहाँ बिठाई गई थी बेसिकली, और बर्लिन वाली जो बेसिकली थी वो कब कब बिठाई गई थी। तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि बर्लिन वाली जो कमेटी है इंडियन इंडिपेंडेंस की, वो 1914 में बिठाई गई थी इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी। इसको ना IIC बोलते हैं, बाय इंडियन स्टूडेंट एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट द्वारा ये तब करी गई थी, ठीक है। और ये तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, सेंट्रल असेंबली बॉम्बिंग, इस पर तो कितनी सारी मूवीज़ वगैरह भी हमने देखी हैं। तो सेंट्रल जो बॉम्ब केस है बेसिकली, जिसको हम सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्बिंग भी कहते हैं, ये बहुत ही बड़ा इवेंट था मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, जो कि घटा था अप्रैल 8, 1929 को, ठीक है। इसमें क्या हुआ था याद करो, भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त जी थे, इन पर दोनों ने 2 बम फेंके थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली न्यू दिल्ली में, पब्लिक सेफ्टी बिल को लेकर और ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट को लेकर। याद है, इसी बात से ये एक्चुअली ना भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त जो थे वो मेंबर थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के। तो इन दोनों जो रिवोल्यूशनरी तो थे ही, इन्होंने भेज दिया, फेंका, और स्लोगन्स भी उन्होंने गाए थे, इनकलाब जिंदाबाद, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, हो गए थे जिस वजह से। हालांकि इनको सरेंडर करना पड़ गया था, अरेस्ट हुआ था, सेंटेंस मिला था इनको लाइफ इम्प्रेजनमेंट, हंगर स्ट्राइक भी करी इन्होंने। तो ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। सेंट्रल असेंबली बॉम्ब, अब देखो इन डेट्स के मुताबिक आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि जो आंसर हैज़ टू बी, देखो पहले तो सबसे पहले फर्स्ट होगा, ठीक है, फर्स्ट के बाद थर्ड होगा, थर्ड के बाद फोर्थ होगा। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिर सेकेंड, तो आंसर हैज़ टू बी बी। तो इसका आंसर हो गया बी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट आंसर। लिस्ट दी हुई है आपको, बंदों की भी लिस्ट दी हुई है, व्यक्तियों की भी, और कंसर्न्ड विद, इसमें कंसर्न क्या है ये भी है। MS स्वामीनाथन जी का नाम तो मतलब आप ऐसे रट जाओ कि मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। इसका आंसर सी होना है, लेकिन लेट्स डिस्कस अबाउट ऑल ऑफ देम कि ये कौन कौन है। देखो MS स्वामीनाथन जो है ना, MS स्वामीनाथन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन्होंने ग्रीन रिवोल्यूशन में बहुत काम किया है। रिनाउंड एग्रीकल्चरल रिसर्चर थे, स्टेटमेंट्स थे, तो देखो उनको बहुत से प्राइजेस मिले हैं,
आप भी जानते हो इनको, इवन इस साल के लिए एम एस स्वामीनाथन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ही रिसीव्ड भारत रत्न। इनको क्या मिला है? भारत रत्न मिला है। इसके अलावा इनको बहुत से प्राइजेस मिले हैं, आप लगा लो। और मतलब ही इज़ अ जैम, मतलब हमारी कंट्री के लिए तो ये जैम थे। पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इनको सब मिला हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड, इंदिरा गांधी प्राइज़, इनको सब कुछ मिला हुआ है। और आप समझो इनको ना फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इकोलॉजी कहते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इकोलॉजी भी स्वामीनाथन जी को बोलते हैं। तो आप लगाओ इनका कितना बड़ा, मतलब इनका ग्रीन रिवोल्यूशन में बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली रहे हैं। नोबेल पीस प्राइज़ इनको मिला है 1970 में। आप समझ रहे हो कितना ज़बरदस्त है। रेमन मैगसेसे अवार्ड, इन्होंने बहुत, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, बहुत मतलब बहुत, इनको बहुत ही ज़्यादा सम्मान दिया गया है। इन्होंने काफ़ी काम भी देखो इन्होंने उसी हिसाब से किए हैं। तो एम एस स्वामीनाथन इस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फादर ऑफ इंडियाज़ ग्रीन रिवोल्यूशन भी कहते हैं। एट द एज ऑफ 98 इनकी डेथ हुई थी। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो याद रखना, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है कुंभकोणम, वहीं से बिलोंग करते हैं। महात्मा गांधी के प्रिंसिपल से डीपली इन्फ्लुएंस रहते थे। इंडिया के स्ट्रगल में इन्फ्लुएंस थे काफ़ी ज़्यादा। और जब आपको पता है बंगाल फेमाइन हुआ था 1942-43, ठीक है, तो मेडिकल करियर उस समय ये परस्यू कर रहे थे। ट्रैजिक इवेंट को देखकर ही इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अपने इंडिया के लिए काम करना और मैं एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर काम करूँगा। फिर इन्होंने एग्रीकल्चर स्टडीज़ करी, इन्होंने रिसर्च पढ़ा, जेनेटिक्स पढ़ा, ब्रीडिंग पढ़ी, क्रॉप वेराइटीज़ को इम्प्रूव करने के बारे में पढ़ा। फिर ये डायरेक्टर जनरल रहे कुछ समय तक ICAR के, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडिपेंडेंट चेयरमैन रहे हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के। तो इनका बहुत बड़ा रोल रहा है ग्रीन रिवोल्यूशन को लेके, फूड सिक्योरिटी को लेकर, और ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क किया है नॉर्मन बोरलॉग के साथ डेवलप करने में। HYV वीट्स के लिए, राइस वेराइटी के लिए सेमी ड्वार्फ वेराइटी लेकर आए थे ये। फार्मर्स वेलफेयर के लिए उन्होंने बहुत काम करा। आप समझो वन ऑफ इट्स रिकमेंडेशन MSP कम से कम 50% से ज़्यादा एवरेज फूड प्रोडक्शन फॉस्ट पे मिले। फार्मर के राइट के प्लांट वेराइटी के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। तो ही हैज़ रिसीव नंबर ऑफ अकॉर्ड। मैंने आपको बताया ना, फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज़ इनको लॉरेट मिला 1987 में, पद्म श्री 1967 में, पद्म भूषण 1972 में, पद्म विभूषण 1989 में। फिर इनको एल्बर्ट आइंस्टाइन अवार्ड मिला, रैमसे मैग्सेसे, बहुत, मतलब आप समझो इनसे रिलेटेड तो क्या क्या बात करी जाए। मतलब ही वॉज अ जैम फॉर इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट इज नेम इज़ LK झा। LK झा जी का क्या रोल है? LK झा वाई इज़ सो इम्पॉर्टेंट, हम इसके बारे में भी डिस्कस करना हमारे लिए ज़रूरी है। देखो LK झा जी जो थे ना, अगर हम देखें तो लक्ष्मीकांत झा बोलते हैं इनको, फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं ये RBI के। ठीक है, तो इनका जो काम है ना वो इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म को लेकर है। दरभंगा से बिलोंग करते थे, डेथ इनकी पुणे में हुई थी। LK झा कमेटी का काम पता है क्या था? ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन, एंटरटेनमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करना। और इनकी वजह से एक ब्रांड कमीशन बैठी थी, उसके मेंबर थे ये, समझ रहे हो आप? LK झा कमेटी थी 1963 में, ताकि टूरिस्ट ट्रैफिक वगैरह ये सबको दूर करने के लिए, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही वर्कड अ लॉट। तो मतलब बहुत ही इनका भी रोल अगर आप देखते हो तो इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि देखो थे ही ये है ना, तो चेयरमैन रहे हैं इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशंस रिफॉर्म्स के, ARC के चेयरमैन रहे हुए हैं 1981 से लेके 88 तक। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। और ब्रांड कमीशन के भी मैंने आपको बताया ही रही। अच्छा, नेक्स्ट नाम आता है वर्गीस कुरियन का। तो देखो वर्गीस कुरियन को तो मिल्क रिवोल्यूशन का माना ही जाता है, इनको फादर ही बोला जाता है वर्गीस कुरियन को। तो इंडियन इंजीनियर, सोशल एंटरप्रेन्योर, आप सोचो ना कितना इंपॉर्टेंट नाम है ये। ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन अगर आप देखो तो। फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन जिसको बोला जा रहा हो, तो मतलब बंदे में बात है उसके अंदर कुछ तो ना। उसने मिल्क प्रोडक्शन में बहुत, मतलब समझ लो आप, मिल्क प्रोडक्शन पे वर्गीस कुरियन जी ने बहुत काम किया है। और आपको पता है नेशनल, हमारे देश में नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है हमारे देश में। वो मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इनका नाम आया, दैट इज़ वाई एम कंसिडरिंग। सेल्फ सफिशिएंट इंडिया आप डेयरी सेक्टर में हो जाए। ही हैज़ डन अ लॉट फॉर इंडिया, मतलब बहुत काम करा है इन्होंने। कुरियन ने ना पूरा ट्रांसफॉर्म किया इंडिया के डेयरी इंडस्ट्री को, बनाया लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड बनाया था। अच्छा, मोरारजी देसाई का तो सोशल कंट्रोल एंड बैंक्स पे उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। जैसे इसमें कह रहा है पोवर्टी इज़ रिगार्डेड एज अ सोशल प्रॉब्लम।
पॉवर्टी इज़ रिगार्डेड एट अ सोशल प्रॉब्लम बता रहे हैं कि पॉवर्टी जो है ना वो एक सोशल प्रॉब्लम की है तरह से होती है। अब ये बोलते हैं आगे, ये कहते हैं देखो जो ना आउटकम जो सर्वे रिसर्च का ऑन पॉवर्टी इन लंदन था, हु वॉज अ स्कॉलर ऑफ दिस रिसर्च, स्कॉलर कौन था इस रिसर्च का? तो 6 का आंसर आएगा चार्ल्स बूथ के बारे में आएगा। जो चार्ल्स बूथ थे उनको बोला जाता है कि इन्होंने जो है ना काफ़ी इस पर, ही वॉज अ स्कॉलर इन दिस रिसर्च, इन्होंने पूरी रिसर्च करी थी, सर्वे रिसर्च करी थी इन्होंने लंदन पे कि पॉवर्टी कैसे, सोशल रिफॉर्मर तो थे, ये बिजनेसमैन भी थे, तो पॉवर्टी लंदन में कैसे सोशल चेंज में मदद कर रही है। तो बहुत रिसर्च की थी, मतलब पूरा डेटा बनाया, फिर उसको मेथड लगाया, डिफ़ाइन किया पॉवर्टी को, पॉवर्टी लाइन डिफ़ाइन वगैरह करी। तो ही हैज़ डन अ लॉट, मतलब उन्होंने पूरी पॉवर्टी पे स्टडी करी थी एंड हिज वर्क इज़ मेनली ब्रैकेटेड टुवर्ड्स कि भाई इन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया पॉवर्टी पे, क्लास पे, रादर देन इनकम, इन्होंने ये काम किया था। अच्छा जी, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कहता है हु अमंग द फॉलोइंग हैड ट्रांसलेटेड चिंतामणि भट्ट संस्कृत टेक्स्ट सूका सतपति इन पर्शियन एंड गेव इट अ टाइटल तूतीनामा। इसका आंसर है ख्वाजा जियोद्दीन नक्शबी ने ये काम किया था। फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है? आपको पता है ओजोन के कारण ही फोटो जो केमिकल स्मॉग, अगर आपने सुना हो तो फोटोकेमिकल जो स्मॉग है उसमें हमेशा आपको ओजोन मिलेगा। देखो फोटोकेमिकल स्मॉग होता क्या है? बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ मिक्सचर ऑफ पोल्यूटेंट्स। ये क्या होता है? मिक्सचर ऑफ पोल्यूटेंट्स होता है दैट आर फॉर्म्ड व्हेन नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं, वॉलेटाइल आपके इसके अंदर कंपाउंड्स होते हैं जो पहुंचते हैं सनलाइट तक और एक ब्राउन हेज अबव सिटीज़ बनाते हैं। तो ये इसका आंसर होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हम बात करेंगे कि हमें इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, देखो जी, आंसर जो आपका इस क्वेश्चन का है वो है बी, 3rd, 4th, 2nd, 5th। लेकिन हमें इन बैटल्स के बारे में हल्का सा हमें पता होना चाहिए कि बैटल ये बेसिकली क्या है। तो देखो जी, सबसे पहले आपका बैटल है बैटल ऑफ मुदकी। ये हुई थी 18 दिसंबर 1845 के दिन। ठीक है, इनके बीच में क्या हुआ था? बेसिकली 6 स्नीपर्स थे, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी थी ब्रिटिश कैवलरी पर, एक जंगल में हेल्प कर रहे थे, सिख लाइन पे डिफेंस कर रहे थे ब्रिटिश विड्रॉल करने के लिए। द सिख अटैक वो सस्टेन बाय द मुस्लिम गनर्स, 6 इन्फेंट्री। मतलब आप समझ रहे हो, सिखों के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी और पार्ट ऑफ सिख खालसा आर्मी के बीच की ये लड़ाई थी। ठीक है, तो डेट्स को तो बिल्कुल आप ऐसे हो जाओ कि डेट्स को नहीं भूलना है। बैटल ऑफ पोर्टो नोवा थी, तो बैटल ऑफ पोर्टो नोवा हुई थी 1 जुलाई 1781 में। ये किन के बीच में थी? किंगडम ऑफ मैसूर एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये आपका हुआ था। अब नेक्स्ट आता है आपका शक्कर खेड़ा। तो शक्कर खेड़ा जो थी बैटल थी बेसिकली आपकी, ये एक तो होता है खारदा, एक आपकी थी शेखर खेड़ा, है ना। तो जो शेखर खेड़ा बैटल है ना आपकी, ये हुई थी 11 अक्टूबर 1725 में बरार में। निजामुल मुल्क थे और औरंगाबाद में ये हो रही थी बेसिकली, और जीते इसमें निजामुल मुल्क ही थे। ठीक है ना, इन्होंने मुबरेज़ खान को मारा था। ठीक है, तो ये था। अब नेक्स्ट आपकी जो बैटल है वो है बैटल ऑफ बिदारा। कौन सी बैटल है? बैटल ऑफ बिदारा। बैटल ऑफ बिदारा को हम बैटल ऑफ, एक मिनट, बैटल ऑफ बिदारा में हुआ था, डेट पहले लिख लो। बैटल ऑफ बिदारा की डेट इज़ 25 नवंबर 1759। ठीक है, तो ये किसके बीच में बैटल ऑफ बिदारा थी? डच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में थी। डच आर्मी वॉज डिसाइसिवली डिफीटेड बाय ब्रिटिशर्स। तो आपको ये बैटल्स बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। तो अल्टीमेटली आंसर इज दिस ओनली। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसा एक्ट के रिलेटेड है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ ऐसा मुश्किल था ही नहीं इसमें। 1996 में ये आपको अगर याद हो तो पार्लियामेंट ने इसको पास किया था, पीसा एक्ट को। प्रोविजन फॉर एक्सटेंडेड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट है ना, तो इसमें स्पेशल पास दी गई थी ग्राम सभा के शेड्यूल एरियाज में, स्पेशली मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है ऐसे 2 आर्कियोलॉजिकल साइट्स के नाम बताने हैं आपको जो फिगर्स ऑफ बोट वगैरह के बारे में देते हैं। तो मोहनजोदारो और लोथल इसका आंसर है। क्या आंसर है इसका? मोहनजोदारो और लोथल इसका आंसर है। नेक्स्ट कहता है जो केबल लमजाओ नेशनल पार्क है, आप भी जानते हो है ना, ये कहता है कि कौन सी लेक पर है? तो लोकटक लेक पर है। ठीक है, थोड़ा सा लोकटक लेक के बारे में भी जान लो कि लोकटक लेक
कैसी है, कहाँ सिचुएटेड है। आप जानते हो मणिपुर की लेक है सबसे पहली बात तो, है ना, मणिपुर की लेक है, जानते हो, फ्रेश वाटर लेक है ना, पुलसेटिंग लेक है। सरफेस एरिया इसका काफ़ी अच्छा 2500 किलोमीटर से 250 किलोमीटर टू 500 किलोमीटर स्क्वायर्स में है ना। फेमस ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर रेयर फ्लोरा एंड फौना है, रिजर्व एज अ मदर प्रोवाइडेड लाइफ टू ऑल। मणिपुर का मतलब बहुत अच्छा फ्रेश वाटर लेक है ये, ठीक है ना। बेनिफिट इसके बहुत है, हाइड्रो पावर जनरेशन, इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में बहुत मदद करता है। यहाँ पर एक फुमड़ी होती है लोकटक लेक में, क्या है, एक फुमड़ी है। अभी फुमड़ी क्या होती है, जो फुमड़ी होती है यूनिक फ्लोटिंग मास वेजिटेशन का है लोकटक लेक में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट ऑफ मणिपुर में है ये, ठीक है। इसमें डीकम्पोज प्लांट मटेरियल, सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर, ये सब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू टी मैल्थस। मैल्थिशियन थ्योरी सोशोलॉजी में आपका अगर आपने पढ़ा है तो 12th की सोशोलॉजी के चैप्टर 1 और 2 में ही ये मैल्थस थ्योरी आ जाएगी। इट इज़ रिलेटेड टू पॉपुलेशन, इट इज़ रिलेटेड टू पॉपुलेशन। अब कहता है जी इको मार्क क्या होता है, बड़ा आसान है जी, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं इको मार्क, तभी लगाए जाते हैं। अच्छा, फिर ये कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा मैमल है जिसको ना एग ले नहीं करता है, तो इसका आंसर है इचिंडना, ठीक है, कितना। फिर यहाँ पर आपको शेड्यूल दे रखे हैं और पूछा है जी सब्जेक्ट वगैरह बताओ। देखो 3rd शेड्यूल आप जानते हो फॉर्म्स एंड ओथ्स एंड एफर्मेशन से रिलेटेड है। 4th शेड्यूल जो है वो एलोकेशन से रिलेटेड है। 7th शेड्यूल लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ मैटर ऑफ लॉ। 8th शेड्यूल लैंग्वेज है। तो कोई ऐसा मुश्किल तो ये क्वेश्चन था नहीं, आप भी जानते ही हो। तो क्वेश्चन नंबर जो 16th का आंसर है ना वो है सी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ना पर्सन दे रखा है, एसोसिएटेड वर्क पूछा हुआ है। 17th का जो आंसर है ना, देखो DK कार्वे जिन्होंने क्या करा था, इन्होंने बेसिकली सेक्रेटरी ऑफ वुमेन एंड वो बनाया था विडो रीमैरिज एसोसिएशन। JD बिथवाने ने इस्टेब्लिश किया था गर्ल्स स्कूल इन योर कैलकटा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वर्कड फॉर योर दिस प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज इन कैलकटा एंड BM मालवरी हैज क्रूसेड इन चाइल्ड मैरिज। तो आंसर हैज़ टू बी सी, इसका आंसर है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा हुआ है कमेटी और ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट। बलवंत राय मेहता कमेटी 957, बिल्कुल ठीक जवाब है ये, ठीक है। इसके अलावा अशोक मेहता कमेटी 1977 बिल्कुल ठीक है। LM सिंघवी 1986 बिल्कुल ठीक है। PM थुंगन 1988 बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर 1 2 3 4 है, बिल्कुल ठीक लगाए हुए थे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन के फाउंडर कौन कौन थे। तो 19th क्वेश्चन का आंसर है यतीन्द्र नाथ, अजय घोष, पनिंद्र नाथ घोष, ये सब तीनों इसके मेंबर थे। कह रहा है दिल्ली को NCR बनाया, नेशनल कैपिटल रीजन बनाया गया, किस अमेंडमेंट से, 69th। सोलर सेल कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, कैसे होता है, कह रहा है फोटोवोल्टिक सेल से होता है, PVC सेल आप सुना ही होगा आपने। कौन सा इनमें से फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, तो आंसर इज टू रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम नहीं है। मैच करना है आपको लिस्ट पूरी की पूरी, कौन सी कहाँ है। देखो गोल्डन रिवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर के लिए है, ग्रे वाला रिवोल्यूशन जो है वो आपका ऑयल सीड्स के लिए है, नहीं सॉरी ग्रे वाला जो आपका है ना 23rd का आंसर इज 1 एक्चुअली। तो ग्रे इज रिलेटेड टू योर दिस इज 1, फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। येलो वाला आपका ऑयल सीड से रिलेटेड है, ब्लैक वाला आपका पेट्रोल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है कौन सा वह मुगल रूलर था जिसने कविंद्र आचार्य सरस्वती बनारस का पेट्रोज करा और ग्रेटेस्ट स्कॉलर भी है वो संस्कृत का, तो वो है शाहजहां। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट ने, एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक डॉल्फिन डे सेलिब्रेट करने को बोला, उसका ईयर पूछा है। October 5 होता है, कौन सा डेट होता है, October 5 होता है वो। अच्छा, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 26 है पूछ रहा है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ कनौज डायनेस्टी। तो कनौज डायनेस्टी का जो फाउंडर कौन है वो है 26 का आंसर क्या बोलोगे आप, सी, यशोवर्मन है। वेयर डिड द फर्स्ट रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश ब्रेक आउट इन उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857। सबसे पहला कहाँ हुआ था, तो वो कहाँ हुआ था, मेरठ में हुआ था। सबसे पहले कानपुर जो रिवोल्ट हुआ था वहाँ के लीड किसने किया था, तो नाना साहेब थे। पहला सेशन INC का उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया, तो इसका आंसर जो है वो है लखनऊ में किया गया था। कौन से ईयर में अवध जो है ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बन गया, तो इसका आंसर है 1856 में बन गया था। पहला फेमस जो आपका यहाँ पे ना एक दशमेध घाट है वाराणसी में, उसने किसने बनाया था पूछ रहा है, तो वो बनाया था आपका रानी अहिल्याबाई होलकर ने। हु वॉज द रूलर ऑफ अवध ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857, तो 32 का आंसर आएगा वाजिब अली शाह।
कौन सा ऐसा फोर्ट है यूपी का जो बिल्ड किया गया शेरशाह सूरी द्वारा? तो इसका आंसर है चुनर फोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट जो यूपी का है इज फेमस एज अ प्लेस वेयर? इन्होंने गौतम बुद्ध ने यहाँ पर महापरिनिर्वाण अटेन किया था। कौन सा ऐसा रूलर है जिसने कंस्ट्रक्शन की थी 12 इमाम बारह इन लखनऊ में? तो वो किसने इनिशिएट किया था? तो इसका आंसर है असवुद्दौला ने किया था। तो दीज आर द 35 क्वेश्चंस टुडे। मैं आपकी इसके साथ PDF भी शेयर कर रही हूँ, तो होपफुली आप करते जाओ, चेक करो अपने आप को कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितना सही कर पा रहे हो आप। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. डू like, share and subscribe to PM Pathshala. Have a nice day to all.